बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 14 पर डिस्कशन की थी। चैप्टर नंबर 14 किस हवाले से था, थोड़ा सा मुझे अगर आप लोग बताएं। रिस्क, कौन सा रिस्क? बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क, आईटी रिस्क। आईटी रिस्क में मैं नॉर्मली किन तरह की चीज़ों को कवर कर रहा होता हूँ? आईटी से रिलेटेड हर तरह का रिस्क। अब आईटी में जितनी चीज़ें आ जाएं, कोई भी आईटी में क्या क्या आ जाता है? साइबर अटैक्स आ जाते हैं आईटी के अंदर, सही बोल रही हैं। और इनसाइडर थ्रेट्स आ जाते हैं आईटी के अंदर, और हार्डवेयर आ जाता है आईटी के अंदर, जो आप चैप्टर 7 में पढ़ के आए थे। सिक्योरिटी क्या? डेटा से सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, सही, डेटा सिक्योर ना रख सकें आप। डेटा ब्रीचेस, सही है, दोनों बातें लिंक कर रही हैं। और आईटी सिक्योरिटी के अंदर सिस्टम में क्या? सिस्टम बंद होने का रिस्क आपके पास आ सकता है। और इन्वायरमेंटल रिस्क, क्योंकि आईटी को किसी न किसी इन्वायरमेंट में रख रहे होंगे। आईटी के अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, तो सॉफ्टवेयर के बंद होने का मसला, उस सॉफ्टवेयर के खराब होने का मसला। अगर मैं चैप्टर नंबर 9 नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ पढ़ी थी? 11 में, 9 में? 12 में तो ब्लॉकचेन थी। हाँ, 11 था या 9, मुझे याद पड़ा है 11 में। 11 में आपने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ी थी। तो अगर मैंने 11 में पढ़ी हुई क्लाउड कंप्यूटिंग को आउटसोर्स कर दिया हो, या चैप्टर 7 में पढ़े हुए क्लाउड स्टोरेज को, क्लाउड स्टोरेज 7 में थी, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज का जहां पर स्टोरेज से रिलेटेड 8 में ईआरपी की बात थी। सोचें, चीजें याद होनी चाहिए कौन सी चीज कहाँ लिखी थी। तो हमने क्लाउड स्टोरेज की बात पढ़ी, ऑन प्रेमिसेस स्टोरेज की बात पढ़ी, हाइब्रिड स्टोरेज की बात पढ़ी। ये सारे जब स्टोर करने की बात करी तो हमने उस वक्त सिर्फ क्लाउड क्लाउड पढ़ा था। लेकिन यहां पर जब आईटी रिस्क की बात पढ़ी तो मैंने कहा कि उस थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करने की वजह से क्या होगा, कोई ना कोई रिस्क आएगा। किस तरह का रिस्क आएगा सर? थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। शायद वो मेरे ऊपर, लेट्स से कि मैंने उसको इतना सारा डेटा दे दिया कि वहां से डेटा ब्रीच होने का खतरा है। उसके अलावा उस तक डेटा पहुंचाने का मसला है। और कौन से मसले हैं सर? इन सब चीजों के अंदर चैप्टर 7 में एक और चीज आई थी, नेटवर्क। क्या था? नेटवर्क। तो नेटवर्क का अपना रिस्क है कि अगर आप ये सारी जो ट्रैवलिंग है वो इंटरनेट के थ्रू करवा रहे हैं तो अल्टीमेटली रिस्क और बढ़ जाएगा। सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो आईटी रिस्क के अंदर हमने ये सारे रिस्क पढ़े। हमने इन रिस्क को कैटेगराइज किया कि कुछ रिस्क थे फिजिकल रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, नेटवर्क रिस्क, मुख्तलिफ तरह के ह्यूमन रिस्क। हमने ये सारे रिस्क पढ़े थे और हमने इन रिस्क के अगेंस्ट कंट्रोल्स पढ़े थे। अब मेरी एक बात समझिएगा ज़रा, मैंने ये चीज़ पहली क्लास में भी आप लोगों को बताई थी। रिस्क के अगेंस्ट कुछ काम करते हैं आप। क्या करते हैं? कंट्रोल्स लगाते हैं। कंट्रोल्स कितने तरह के होते हैं? मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास प्रिवेंटिव कंट्रोल। क्या होता है? अभी तक आपने चीज़ यहाँ नहीं पढ़ी भी, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बात बता रहा हूँ। नोट कर लें, क्योंकि शायद बुक में ना लिखी भी हो बात, या कहीं एक छोटी सी जगह लिखी होगी, हमें ये बात पता भी नहीं चलेगी। इसको कहीं फर्स्ट पेज पे लिख लें, टाइटल पेज पे नोट कर लें। हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं 3 तरह के, सही है? लिखें कंट्रोल्स। सबसे पहले लिखें कि जितने भी आप रिस्क पढ़ रहे हैं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, किसी आईटी की बात नहीं कर रहा, किसी ऑडिट की, किसी बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल रिस्क की बात कर रहा हूं। हमारे पास रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या होते हैं? कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है? कंट्रोल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कंट्रोल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। मिस लिख लेंगे थोड़ा, थोड़ी सी काम। आप कैसे लिखेंगे फिर? अच्छा, आपके पास कुछ है नहीं लिखने के लिए? चलें, एक काम करें, आप उनको पेंसिल दे दें, बुक दे दें। उनकी बुक है ना, आप मोबाइल में नोट कर लें, मोबाइल उसमें कर लेंगे, ठीक है? किसी ऐसी जगह कीजिएगा कि शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए, अगर कभी, वैसे कहीं भी जहां आपको लगे कि कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाएगी। कंट्रोल्स हमारे पास 3 तरह के हैं। नंबर 1, एक हमारे पास होता है प्रिवेंटिव कंट्रोल। क्या होता है? प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव की स्पेलिंग PREVENTATIVE, मालूम है ना? प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। दूसरे कंट्रोल्स होते हैं हमारे पास डिटेक्टिव कंट्रोल। क्या होते हैं? डिटेक्टिव कंट्रोल। तीसरे हमारे पास होते हैं करेक्टिव कंट्रोल। सही है? अब करेक्टिव, करेक्टिव, सही, करेक्ट करते हैं ना, करेक्टिव कंट्रोल, CORRECTIVE, करेक्टिव कंट्रोल।
इन तीनों कंट्रोल्स का मकसद समझिएगा। पता है इन तीनों कंट्रोल में फर्क क्या है? इन तीनों कंट्रोल्स में फर्क है सिर्फ टाइमलाइन का। देखो रिस्क तो रहेगा, रिस्क रहेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं उस रिस्क के लिए कंट्रोल किस पॉइंट पे लगा रहा हूं। बात समझ आ रही है? देखो एक होगा कि जब मसला होने के बाद आप हल निकालो, एक होगा मसला होने से पहले आप हल निकालो। तो जब मैं एक रिस्क को पहले से अज्यूम कर लूंगा, मिसाल के तौर पे आप ये कहते हो कि मेरे सिस्टम के अंदर साइबर अटैक का मसला है, तो उसके लिए मुझे अगर पहले से पता है कि साइबर अटैक का मसला है तो मैं इंतजार करूं साइबर अटैक होने का, या मैं उससे पहले जो कहता था लेट्स से इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। तो व्हाट इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान? ये मैंने एक तरह का प्रिवेंटिव कंट्रोल बना लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव? प्रिवेंटिव का मतलब होता है किसी चीज के लिए पहले से तैयार हो जाए, प्रिवेंटिव। सही है, मतलब लिख लें प्रिवेंटिव के आगे अगर आप लोगों को याद ना रहे कि प्रिवेंटिव का मकसद होता है किसी चीज के लिए पहले से तैयार हो जाए। तो रिस्क आने के बाद नहीं, बल्कि रिस्क आने से पहले मैंने अपने जहन में सोच लिया कि यार ये रिस्क है, हो सकता है आईटी रिस्क, आईटी सिस्टम खराब होने का रिस्क हो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेंटेनेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगर मेरा आईटी सिस्टम खराब होगा तो कौन रिपेयर करेगा? आप रिपेयर करो। मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग वालों से एग्रीमेंट कर लिया कि अगर मैं जब भी छोड़कर जाना चाहूं आपकी सर्विस को, आप मुझे मेरा सारा डेटा वापस कर देंगे। बात समझ में आई? ये सब क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल। मतलब मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट भी पहन लिया, मैंने गाड़ी चलाने से पहले सारे साइड मिरर्स वगैरह सब देख ली, ठीक है। अब मैंने गाड़ी चलाना शुरू करी, बिजनेस करना शुरू किया, आईटी सिस्टम चलाना शुरू किया, कोई सा भी रिस्क है। मसला हो गया, क्या हो गया? मसला हो गया। मिसाल के तौर पे आईटी सिस्टम की एग्जांपल ले रहे हैं ना हम लोग, किसी ने आपके आईटी सिस्टम को हैक कर लिया, किसी ने आपके आईटी सिस्टम को हैक कर लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हैक हो गया? आपके ख्याल में वो तो मूवीज में होता है कि हमारे स्क्रीन पे लिखा आता है यू आर हैक, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फोन हैक हो गया या आपका सिस्टम हैक हो गया। कैसे पता चलेगा? या तो आपके व्हाट्सएप से किसी को पैसों के मैसेज आ रहे होंगे कि यार इतने पैसे, या तो कॉल्स आ रहे होंगे किसी के पास, और फिर आपके रिश्तेदार या तो थोड़े से होशियार होंगे तो बता देंगे, वरना वो पैसे भेज देंगे, ठीक है। ये काम हो जाएगा। अब सवाल कि ये मसला हो गया कैसे पता चलेगा? डिटेक्टिव कंट्रोल यहां पर एक्टिवेट होगा, और डिटेक्टिव कंट्रोल्स का काम क्या होता है? डिटेक्ट करना कि क्या रिस्क ट्रिगर हुआ है या रिस्क ट्रिगर नहीं। क्लियर है? मसला होने के बाद अब उसको सही कैसे करना है? व्हाट्सएप हैक हो गया, आईटी सिस्टम हैक हो गया, मेरा सिस्टम डाउन हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग से डेटा ब्रीच हो गया, अब इसको सही कैसे करना है? देखो मसला हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कैसे छोड़ दोगे? नहीं। अब अगला काम क्या करोगे? उसको रिपेयर कराओगे, सामने वाले को कॉम्पनसेट करोगे, इस तरीके से आप चीजों को रिजॉल्व करोगे। रिकवरी प्लान नाम की स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी हमने कल के दिनों में, डिजास्टर रिकवरी प्लान, इस तरह की चीजें तो कब इस्तेमाल करते थे हम? करेक्टिव एक्शन के लिए। अब मसला हो गया, अब उस मसले से मुझे रिकवर कैसे करना है तो वो आपको कौन बताएगा? करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल। बात समझ में आई? ये 3 टाइप्स होती हैं कंट्रोल्स की। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 विच इज अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। देखें अपने बुक का एक पैटर्न समझें। पहले उसने आपको आईटी रिस्क समझाया, आईटी रिस्क के अंदर उसने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन, इस तरह के एनवायरनमेंट की रिलेटेड सारी बातें कर ली। अब वो आपको लेकर जा रहा है साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर के अंदर घुसा रहा है। अब वो ज्यादातर हार्डवेयर की बात नहीं करेगा, बहुत कम बात करेगा। तो अगेन वो आपको कुछ रिस्क बता रहा होगा, उनकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट्स हुए दुनिया के अंदर, उनको कैसे हम बचा सकते हैं, कौन कौन से कंट्रोल्स लगा सकते हैं, यहां पर वो बात करेगा आपसे। तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी समझने की जरूरत है आपको। साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर एंड डेटा फ्रॉम डिजिटल थ्रेट्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मैलिशियस अटैक्स। यहां कहीं उसने बोला डिजास्टर, कहीं उसने बोला कि आंधी तूफान, कहीं उसने बोला कि लाइट चली गई, पावर आउटेजेस, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि साइबर अटैक्स या साइबर सिक्योरिटी किस चीज़ से बिलोंग करते हैं? मेनली सॉफ्टवेयर के ऊपर। वो आपके सॉफ्टवेयर को हैक कर लेगा, आपके सॉफ्टवेयर को बंद कर देगा, सॉफ्टवेयर को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। इट इनकम्पासेस अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस
technologies and controls designed to ensure the integrity, confidentiality, and availability of digital assets. Cybersecurity operates in a multifaceted environment involving both human users and technological infrastructures. The goal of cybersecurity is to protect sensitive information from exploitation and ensure that digital system continue functioning without disruption or harm. हमारा मकसद क्या है साइबर सिक्योरिटी का कि किसी भी मसले की सूरत में हमारा सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। देखो पूरे आईटी का ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी सूरत के अंदर आपका आईटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन क्या है, अगर एक आईटी कॉम्प्रोमाइज होगा ना आपके पास तो आपका पूरा बिजनेस बैठ जाएगा। आप बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हो दुनिया की, आपके पास बेस्ट मार्केटिंग टीम है कोका कोला की तरह, आपके पास बेस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, बेस्ट सप्लाई चेन है, लेकिन सिर्फ एक गलती हो गई, अगर आपका सेल्स का सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा तो क्या आप कस्टमर की सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हो? क्या आप उससे ऑर्डर ले पाओगे? हाथ पैर कट जाएंगे आपके। तो साइबर सिक्योरिटी आईटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने अपने बिजनेस को कंटिन्यूटी इंश्योर करनी है। साइबर सिक्योरिटी अप्लाइज टू ऑल सेक्टर्स ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड including business operations, government services, healthcare, and personal devices. As organizations increasingly rely on technology for critical operations, the importance of cybersecurity has grown exponentially. A breach or cyber attack can compromise confidential data, disrupt essential services, and result in significant financial and reputational damage. Evolution from the internet's origins. Cybersecurity's roots trace back to the birth of internet, originally developed in mid-20th century during military research. Initially the internet was designed as a resilient communication system, but its evolution into a global infrastructure for business, commerce, and everyday life introduced to new security challenges. Early security concerns focused on safeguarding isolated computer system, but as network grew, so did the range of threats and vulnerabilities. इस पूरी बात का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। जब शुरू में इंटरनेट आया था, जब इंटरनेट नहीं था उस टाइम पर कंप्यूटर सिस्टम तो एग्जिस्ट करता था, तो जो रिस्क था ना वो सिर्फ यही था कि यार कोई मेरे कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस लेगा तो कुछ करेगा। इंटरनेट थोड़ी था पहले, लेकिन जब से इंटरनेट आया है तो अब मुझे आपके मोबाइल को हाथ में लेने की जरूरत है नहीं, मुझे सिर्फ उस इंटरनेट से कनेक्ट होना है जिसके साथ आपका मोबाइल कनेक्टेड है। आप लोगों को पता है ये बात कि अगर आप एक पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो एक हैकर आपका फोन हैक कर सकता है। कैसे? मैं उस वाईफाई से कनेक्ट होऊंगा, उसके थ्रू जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं मैं उन डिवाइसेस के अंदर जंप कर सकता हूँ, और जंप करने के बाद काम हो गया मेरा। तभी जो अक्सर जैसे हम लोगों की बात करूं, हमें ये कहा जाता है कि अगर आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होंगे, फर्म की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते वक्त वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे। वीपीएन का इस्तेमाल कर लिया तो वो आपकी लोकेशन को घुमाता रहेगा और अल्टीमेटली हैकर नहीं हैक कर सकता। बात समझ में आई? तो प्रैक्टिस में बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है, कंट्रोल क्या है इसका। कंट्रोल ये है कि पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होना छोड़ दें। सर काम कैसे करेंगे हम काम कैसे करेंगे अगर पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होना छोड़ देंगे? हम तो क्लाइंट्स पे जा रहे होंगे, वहां पर उनका वाईफाई होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वीपीएन एक्टिवेट कर फिर उसके बाद हम वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, ताकि अगर कोई बंदा हैक करने आए तो वो हमारी डिवाइस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो हैक करने आएगा हमारी लोकेशन बार बार स्विच होती रहेगी। क्लियर है? फिर उसके बाद रेलेवेंस इन टुडेज एरा। आज के दौर में क्या है सर, आज के दौर में जिस तरह से इंटरनेट बढ़ता जा रहा है तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है थ्रेट्स मुख्तलिफ हो गए, रिस्क मुख्तलिफ हो गए, क्योंकि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा ऐसे ऐसे थ्रेट्स बदल जाएंगे, वैसे वैसे रिस्क बदलते चले जाएंगे, तो हमें कंट्रोल्स भी उस हिसाब से मोल्ड करने पड़ेंगे। मैंने एग्जांपल दी इसकी। पहले जब लोग पैदल चलते थे तो रिस्क और थे, लेकिन जब बाइक आई तो रिस्क बदल गए, गाड़ी आई तो रिस्क बदल गए, पानी का जहाज आया तो रिस्क बदल गए, और हवाई जहाज आया तो रिस्क ही कुछ और हो गए। Cyber security is no longer just a technical issue, it has become one of the most critical risks for organizations across the world, similar in importance to financial, operational and or reputational risk. अब इन सब की वजह से नुकसान क्या होता है? नुकसान सर आपके पास मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जो तीन मेन नुकसान है वो आपके पास, एक तो फाइनेंशियल रिस्क है, दूसरा आपके पास ऑपरेशनल रिस्क है, तीसरा आपके पास रेप्यूटेशनल रिस्क है। मतलब या तो मुझे मॉनेटरी नुकसान होगा, या क्या होगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, रेपुटेशन, और तीसरी चीज ऑपरेशंस मेरे खराब हो जाएंगे। की रीजंस इंक्लूड, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस करेंगे तो अल्टीमेटली आपके साथ ये वाला मसला हो सकता है। एग्जाम्पल दूं आपको, आजकल तकरीबन बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे भी मैं रिसेंट की बात करूं, कैप्री सोप जहाँ से होके आया हूँ,
वहां पर जब भी कोई ऑर्डर बुकर सेल्स रिकॉर्ड करने जाता है ना या ऑर्डर लेने जाता है, उनके पास एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है सेल असिस्ट। क्या है? सेल असिस्ट। वो सेल असिस्ट के अंदर ऑर्डर बुकर आपका ऑर्डर नोट करेगा और वो चीज जिल के सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। कैसे? सेल्स क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट। जब पैसे देगा तो रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट। कौन सा सिस्टम यूज हुआ यहाँ पर? कौन सा सिस्टम यूज हुआ यहाँ पर? ऑर्डर बुकर तो कराची के एक एरिया नॉर्थ नाजमाबाद में खड़ा है, जिल का हेड ऑफिस जहां पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगा है वो कहीं और है। कैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर इतने सारे ऑर्डर बुकर ने ऑर्डर लिया और उनके पास सेल्स रिकॉर्ड हो गई? इंटरनेट। और इंटरनेट किसके? ईआरपी। ईआरपी का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर ईआरपी नहीं होता तो मेरे पास पूरे दिन के अंदर बस बताता रहता वो कि मैंने आज इस इलाके में इतने की सेल करी। क्या एंट्री पास होती? क्या सेल्स रिकॉर्ड होती? नहीं। तभी जिल के हेड ऑफिस में सीईओ आता है 11 बजे और वो आकर अपने पास स्क्रीन खोलेगा, सेल असिस्ट के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके एक टैब है उसमें जाएगा और जाकर उसके पास पूरा चार्ट आ जाएगा, आज के दिन किस इलाके में कितनी सेल करी। और इससे फायदा क्या होगा? चैप्टर नंबर 3 के अंदर डेटा एनालिसिस करने में आपको समझ में आया कैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर इन सब की एप्लीकेशन हुई एक साथ। सेल असिस्ट वो आईटी सॉफ्टवेयर है, उसके बाद ईआरपी सिस्टम आया बीच में, इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ। तो जब इतनी सारी चीजें इस्तेमाल होंगी तो क्या उनके पास एक आईटी डिपार्टमेंट नहीं होगा जो ये इंश्योर करे कि सेल असिस्ट एक जो ऑर्डर बुकर है वो कहाँ चला रहा है? मार्केट के अंदर खड़ा हुआ चला रहा है, अपने डेटा के ऊपर खड़ा हुआ चला रहा है। अगर कोई बंदा उसकी डिवाइस को हैक कर ले तो पूरे का पूरा सेल असिस्ट हैक हो सकता है? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल असिस्ट उनकी अपनी सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी से आउटसोर्स किया हुआ है। तो जब एक थर्ड पार्टी ने वो चीज़ बनाई है तो उसने वो सारे कंट्रोल्स जो आप पढ़ रहे हैं इससे 100 टाइम्स ज़्यादा कंट्रोल्स इंश्योर करके बनाई है। तो जब आप हैक करने जाएंगे तो वो सिस्टम का एक्सेस ही आपको नहीं देगा। और उसके अंदर अब देखो रिस्क सोचो ज़रा, ऑर्डर बुकर शाम को घर पे बैठकर फेक सेल्स रिकॉर्ड कर दे, हो सकता है ना? या नहीं हो सकता? ऑर्डर बुकर शाम को घर जाए, मतलब उसको बोला कि तुम मार्केट जाओ ऑर्डर लेकर आओ, वो मार्केट नहीं गया, उसने क्या किया? घर चला गया, घर जाकर फेक सेल रिकॉर्ड कर दी। क्या ख्याल है? रिस्क है, क्यों पॉसिबल नहीं है? ये आप उसमें चले जाएंगे बिजनेस रिस्क। मैं भी सिर्फ आईटी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ आपसे। आप सही कह रही हैं कि हाँ वो नहीं कर पाएगा, करेगा तो बाद में पकड़ा जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, बाद में पकड़ा जाएगा वो तो अलग केस है। प्रिवेंटिव कंट्रोल ऐसा है कि वो घर पर जाएगा तो सेल ही रिकॉर्ड नहीं होगी। इन्वेंट्री का खेल ही नहीं है, लोकेशन का गेम है वहां पे सारा। उस ऑर्डर बुकर को 4 एरियाज दिए हैं, जब वो उन 4 एरियाज में जाएगा तो सेल असिस्ट अलाउ करेगा कि तुम यहाँ पर जाकर अपने ऑर्डर्स ले सकते हो। अगर वो किसी और दुकान पर जाएगा, लेट से उसका इलाका है नॉर्थ नाजमाबाद और वो पहुंच गया कुरंगी में ऑर्डर लेने के लिए, तो उसके पास सेल असिस्ट के अंदर वो दुकान ही नहीं आ रही होगी, तो वो फेक सेल रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। दूसरा प्रिवेंटिव कंट्रोल, जब तक आप उस ऐप के अंदर दुकान की तस्वीर नहीं डालोगे तब तक वो आपको ऑर्डर ही नहीं लेने देगा। आपको खाली दुकान की वो डालनी है कि भाई इनके पास स्टॉक खत्म हो गया तो अब मैं ऑर्डर लेने आया हूँ। प्रिवेंटिव कंट्रोल आईटी के हैं ये उसमें नहीं हो रहे अप्लाई, ये ऑडिट करते हुए नहीं अप्लाई कर रहा कोई, ये आईटी सिस्टम वालों ने इंश्योर किए हैं जिन्होंने वो सेल असिस्ट की ऐप बनाई है। कहानी समझ में आ रही है सारी? और इसके अलावा एक कंट्रोल कि वो सेल असिस्ट की ऐप एक बार स्टार्ट होगी, जब आप सुबह आकर उसे लॉगिन करेंगे, अपना डे स्टार्ट करेंगे, फिर आप जब सारे ऑर्डर्स लेने के बाद डे एंड कर देंगे मार्केट से, तो वो सेल असिस्ट की ऐप बंद हो जाएगी। फिर आप उसके अंदर देख ही नहीं सकते कि आपने कितनी सेल रिकॉर्ड करी, किस किस दुकान पर करी, वो रिकॉर्ड हो चुकी है। समझ में आई बात? तो सर चीज आई, रिस्क आए, तो उससे रिलेटेड कंट्रोल्स में मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गए। अब सवाल ये उठा कि साइबर अटैक्स का मसला आएगा क्यों? इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। अगर बिजनेसेस डिजिटल टूल्स फॉर फाइनेंस पे, कम्युनिकेशन पे, सप्लाई चेन पे या ऑपरेशंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर देंगे तो उसकी वजह से आपके लिए साइबर रिस्क बढ़ते चले जाएंगे। Sophistication of threat actors. Cyber criminals, state-sponsored hacks, and insider threat use advanced tools like AI-driven malware, ransomware, phishing, and social engineering. देखो, हर ताले की एक चाबी होती है, ठीक है? व्हाट्सएप है, बहुत सिक्योर्ड है। सोचें आप ज़रा कि हम ये रिस्क पढ़ रहे हैं, कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं, क्या मेटा की जो टीम होगी उनको रिस्क नहीं पता होंगे, उनको कंट्रोल्स नहीं पता होंगे?
तो वो क्यों नहीं लगा देते? आपके सहन में सवाल नहीं आता व्हाट्सएप के ऊपर ये कंट्रोल लगा दो, सिंपल। यही वाले जितने सारे आपने इंक्रिप्शन पढ़ा लगा हुआ है, ऑलरेडी लगाया हुआ है, फिर भी हैक हो जाता है। यहाँ पर ये बात बताई गई है, वजह बता रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रही है, ब्रीच होता है। क्यों होता है? वजह बता रहा है कि देखो, आप बहुत होशियार हो, बहुत आपने कर लिया, लेकिन एट दी एंड कोई एक और होशियार बंदा निकल के आएगा, आपसे ज्यादा होशियार, वो उस ताले की चाबी बना लेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला होता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो इतने ज्यादा एडवांस्ड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं कि आपकी होशियारी नाकाम हो जाती है। Sensitive data everywhere. Organizations store massive amounts of data from customer records and financial data to trade secrets, making them prime targets. दूसरा, आपके पास जो साइबर सिक्योरिटी का मसला, अब देखो ये रीजंस बता रहा है कि क्यों आपके साथ साइबर सिक्योरिटी का मसला होगा या साइबर अटैक आपके ऊपर होगा। पहला आपने पढ़ा कि अगर आप टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर गए तो आपके लिए मसला हो जाएगा। सोचो, सेल असिस्ट से मैं सेल रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और पैसों का हिसाब किताब भी कर रहा हूँ। बात समझ में आई? तो एक दुकान वाला होगा, उसका बेटा बहुत बड़ा हैकर होगा, वो क्या करेगा, उसकी ऐप हैक करके अपना रिसीवेबल एडजस्ट कर देगा। फ्रॉड करने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों ने करने नहीं है, आप लोगों ने इसका तोड़ ढूंढना है भाई, ठीक है? सोफिस्टिकेशन ऑफ थ्रेट एक्टर्स, यानी हमारे पास जो क्रिमिनल्स हैं उनसे रिलेटेड हमने बात समझी कि वो क्रिमिनल्स इतने ज़्यादा एडवांस टूल यूज़ कर रहे होते हैं कि आप उनको नहीं पकड़ पाते। तीसरा मसला, आपने सेंसिटिव डेटा इतना वहाँ पर रखा हुआ होता है कि फिर आपके साथ साइबर अटैक का मसला हो जाता है। रिमूव वर्क एंड क्लाउड यूज़, These trends have expanded the attack surface, requiring even most robust cyber security practices. सर, हुआ ये कि जितना ज़्यादा आप रिमोट वर्क की तरफ जा रहे हैं, क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप अपना डेटा अपने पास से ज़्यादा कहाँ रख रहे हैं? एक थर्ड पार्टी के पास, एक शेयर्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास, या फिर आप अपना सारा डेटा मेंटेन कर रहे होंगे किसी एक डेटाबेस के अंदर, जो सिर्फ आपका नहीं होगा बल्कि उसके अंदर और भी लोगों का डेटा मौजूद होगा। वहां तक डेटा पहुंचेगा कैसे? इंटरनेट के थ्रू पहुंच रहा हूं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मसला है। अ सक्सेसफुल साइबर अटैक कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉस भी करवा सकता है आपका, रेपुटेशनल डैमेज भी हो सकता है, रेगुलेटरी पेनल्टीज भी हो सकती हैं, ऑपरेशनल डिसरप्शन भी आपके पास आ सकते हैं। तो इन रिस्क के आउटकम क्या है वो आपको बता रहा है। ग्लोबल एवोल्यूशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी लॉज एंड स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स और लॉज के नाम बता रहा है जो आप पहले सुनते रहे हैं। वो क्या है? जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मॉडल सर्टिफिकेशन, निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ISO, FATF, ये सारी आपको प्रोवाइड किए गए। पाकिस्तान स्पेसिफिक रेगुलेशन कौन कौन से हैं? पीका 2016, SBP's इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, SCCP साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। इन सब का मकसद क्या है? यहाँ पर नाम याद करना मकसद है, नाम याद करना मकसद है हमारा। यहाँ पर पेपर पर्सपेक्टिव से पूछो तो नाम याद करना मकसद है, लेकिन आपको क्यों बताया गया है कि देखो, अगर आपको कभी साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़े ना, तो पता है क्या करना? तो ये चेक करना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप ये सर्विस लेने जा रहे हो, क्या उसके पास ये सर्टिफिकेशंस हैं। अगर उसके पास ये सर्टिफिकेशंस हैं या उसने इन लॉज से कंप्लाई किया हुआ है, तो अल्टीमेटली हमें उसे सर्विस लेनी चाहिए। लेकिन अगर किसी बंदे ने इनके साथ कंप्लाई नहीं किया हुआ और वो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि मेरे पास तो इतना बड़ा हैकर है, मेरे पास तो वो एक्सपर्ट है, मेरे पास तो नस से पढ़ा हुआ ग्रेजुएट है, क्या मेरे किसी काम का? मैं बोलूंगा नहीं, आप मुझे अपने रेलेवेंट लॉज के साथ कंप्लायंस दिखाएं। अगर आप कंप्लाइड हैं तो मतलब मैं आप पे रिलाय करूंगा, वरना मैं आप पर रिलाय नहीं करूंगा। मेजर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से आपके पास निकल के आ सकते हैं? The digital landscape is filled with a wide variety of cyber threats that exploit vulnerabilities in systems, networks, and human behavior. These threats range from common forms of malware to more advanced, targeted attacks by sophisticated cyber criminals. Malicious software मतलब malware, ये नाम तो सुना होगा हमने malware का। तो ये आपके पास एक अदद रिस्क है। अब यहाँ पर कुछ अजीब अजीब से नाम आपको देखने को मिलेंगे। Malware is a malicious software that infiltrates system without the user's knowledge or consent, designed to disrupt, damage or gain unauthorized access to information. Malware का मकसद क्या होता है? देखें, इन सब चीज़ों का मकसद तो आपको नुकसान पहुंचाना है, अपना फायदा करवाना है। सवाल ये उठता है कि कोई ये काम कैसे कर सकता है। देखो, साइबर अटैक के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक है आपके पास मेलवेयर अटैक। क्या है? मेलवेयर अटैक। अब मेलवेयर अटैक के अंदर मुख्तलिफ काम है।
मेलवेयर अटैक में होता क्या है? मेलवेयर अटैक में एक बंदा आपकी डिवाइस का एक्सेस इस तरह से गेन करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आई? अब इसके क्या क्या तरीके हैं? एडवेयर floods users with unwanted advertisement, sometimes slowing down systems or leading users to malicious websites। कभी देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे अगर किसी को नजर आ रहा हो इस तरफ हमारे पास लिखा होता है HTTPS और लिखा होता है HTTP, सही है, उस पर क्रॉस भी लगा हुआ होता है कभी कभार, कभी बहुत कम ऐसा हुआ होगा, वहां पर वो सिक्योर्ड का सिंबल नहीं दिखा रहा होता, तो इसका मतलब है कि वो वेबसाइट एक सर्टेन सर्टिफिकेशन से कंप्लाई नहीं करती। HTTPS का मतलब होता है कि ये वेबसाइट सिक्योर्ड है, और S मौजूद नहीं है, इसका मतलब वो सिक्योर्ड नहीं है क्योंकि उसने एक सर्टेन सर्टिफिकेशन नहीं ली। तो जो ऐसी वेबसाइट्स हैं, क्या मुझे उन वेबसाइट्स पे जाना चाहिए? वहां से कोई फाइल डाउनलोड करनी चाहिए? नहीं। अगर आपने वहां से वो फाइल डाउनलोड की तो अल्टीमेटली आपके डिवाइस के अंदर वो वायरस आएगा, और वो वायरस आने का मकसद क्या है? कि वो आपके सिस्टम को हैक कर ले। स्पाईवेयर covertly collects personal data such as login credentials, browsing history and financial information। सर स्पाईवेयर के अंदर क्या होता है कि कोई बंदा आएगा और आपके पर्सनल डेटा की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेगा। मिसाल के तौर पे आपका नाम, आपका CNIC, आपका फ़ोन नंबर, आपके जो पूरा ट्री होता है फैमिली ट्री, वो ऑब्टेन कर लेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना जो पासवर्ड वगैरह है वो किसी करीबी के नाम पर रख देते हैं, तो वो उसकी बेसिस पर कॉम्बिनेशंस बनाकर चेक कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? Viruses, malicious code that attaches itself to legitimate software, spreading and corrupting files। Viruses क्या होते हैं? सर वायरसेस के अंदर मुख्तलिफ तरह के होते हैं। वैसे तो यहाँ पर जो वो एग्जाम्पल दे रहा है वो इस केस में दे रहा है कि एक फाइल आएगी और वो फाइल आकर आपकी इंपॉर्टेंट फाइल को करप्ट कर देगी। क्या कर देगी? करप्ट कर देगी, तो आप उसे यूज कर पाएंगे, आपका सारा डेटा लॉस हो गया। Worms, self-replicating malware that spreads across the network without user intervention, consuming resources and causing system failures। आपके सिस्टम को बंद करने के काम में आते हैं ये। Trojan horses, malware disguised as legitimate software that creates backdoors for unauthorized access। इसका मकसद क्या होता है? ये क्या काम करता है? ये आपके सिस्टम के अंदर आने के मुख्तलिफ दरवाजों को ओपन कर देता है। तो एक तो वो दरवाज़ा है जिसमें से हम लोग आएंगे, ऑथराइज्ड एक्सेस, लेकिन वो क्या करेगा? कुछ बैक डोर्स ऑन कर देगा जिससे कोई अनऑथराइज्ड बंदा भी एंटर कर सकता है। स्केयरवेयर ट्रिक्स यूजर्स इनटू बिलीविंग देयर सिस्टम इज इन्फेक्टेड, कोर्सिंग देम टू बाय फेक सॉफ्टवेयर और सर्विसेज। ये बड़े मज़ेदार चीज़ है। अगर किसी ने कोई वेबसाइट पे गया और वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा हो, अक्सर मूवीज़ देखते हुए ये होता है, अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो किसी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन, तो वो आपको कहता है कि आपका फ़ोन हैक हो गया है, ये वाला एंटीवायरस डाउनलोड करें। हुआ है किसी के साथ ऐसा? किसी के साथ हुआ है? नहीं हुआ? हुआ होगा यार। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप गूगल यूज़ कर रहे हो तो अचानक से आपको एक ऐड दिखाएगा, ऐड नहीं होगा, वो आपको लगेगा योर फोन इज हैक, ये वाला सॉफ्टवेयर जल्दी से डाउनलोड करो एंड सो ऑन, इसको बाय करो। तो इस तरह के हैक्स को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? स्केयरवेयर। स्केयर मतलब डरा कर वो आपको क्या कर देते हैं? आपसे एक हैक नहीं करेंगे, उनका मकसद हैक करना नहीं है, फाइनेंशियल लॉस है ना, वो आपको डराएंगे कि आपका सिस्टम हैक हो गया है, आप ये मेंबरशिप खरीदने फौरन से, हम आपको एंटीवायरस सर्विस दे रहे हैं। अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं होगा, सिर्फ वो आपको डराने के लिए किया जाएगा। या फिर वो एक ऐसा स्पाईवेयर छोड़ सकते हैं, वायरस छोड़ सकते हैं जिससे आपकी डिवाइस स्लो डाउन हो जाएगी। हैक नहीं कर पा रहा है वो क्या कर रहे हैं? उसे स्लो डाउन कर रहे हैं। अब स्लो डाउन होने की वजह से आपको लगेगा सर वायरस आ गया, तो मुझे क्या खरीद लेना चाहिए? कोई ना कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और वो आपको एक फेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेच देंगे जो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, सिर्फ वो जो अपना छोड़ा हुआ वायरस था उसी को वो वापस ले लेगा। ये धोखे हो रहे हैं दुनिया में। तो अब सोचो, ये धोखे सिर्फ मार्केट में नहीं होते। हम समझते हैं कि बाजार में हमको चीजें खरीदने का, उसने हमें चूना लगा दिया। ये धोखे आईटी में भी होते हैं, ये धोखे आईटी में भी हो रहे होते हैं आपके साथ। साइबर क्राइम वेराइटीज। साइबर क्राइम refers to a wide range of illegal activities conducted through digital channels. Some common forms include। अब साइबर क्राइम की वैरायटीज बता रहे हैं आपको किस किस तरह के क्राइम्स होते हैं हमारे पास। साइबर स्टॉकिंग, हरासमेंट और इंटिमिडेशन ऑफ इंडिविजुअल्स यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स,
किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको हरेस किया जा सकता है, आपको धमकाया जा सकता है कि ये आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ये पिक्चर्स हमारे पास हैं, ये वाली लेट से पेपर से 3 दिन पहले बोले आपके जो डेटा सिस्टम का सारा डेटा है वो हमारे पास है, अब अगर आपको पेपर पास करना है तो हमें इतने पैसे दे दें, क्या करेंगे? देंगे? आप फौरन से बोलेंगे यार रखो, अच्छी बात है, हम तो हमारे पास तो रीज़न आ गया पेपर छोड़ने का, हम आई के आपको ईमेल कर देंगे काइंड कैरी फॉरवर्ड कर दो मेरा पेपर, क्योंकि मेरा सिस्टम हैक हो गया, 6 महीने मिल जाएंगे। फॉर्जरी, क्रिएटिंग काउंटर फीट डिजिटल डॉक्यूमेंट्स टू डिसीव यूजर्स। व्हाट इज फॉर्जरी? फॉर्जरी का मतलब होता है एक तरह से किसी की चीज़ को आप डुप्लीकेट कर दो बगैर उसकी इजाज़त के, कॉपी कर लो। मिसाल के तौर पे मेरा सिग्नेचर है, आपने उसे फोर्स कर लिया, मतलब आपने उसको कॉपी कर लिया कि यार आपको वो बनाना आ गया, और आपने उसको कहीं कहीं इस्तेमाल करके बहुत बड़ा फ़ायदा उठा लिया। कहाँ कहाँ उठा सकते हैं मेरे सिग्नेचर का फ़ायदा बताएं? मेरे चेक पर आप साइन करेंगे, सर 1 करोड़ के चेक पे साइन कर दिया, तो चेक बाउंस हो जाएगा, पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर पायरेसी, तो आप ही का नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरी चेकबुक भी ऐसे ही पड़ी हुई होती है क्योंकि अकाउंट में पैसे ही नहीं है। अकाउंट में इतने पैसे होते हैं कि बैंक वाले भी अक्सर फोन करके कहते हैं जितने पैसे आपके अकाउंट में इतने आप जेब में भी रख सकते हैं भाई, अपने अकाउंट खामखा हमारा, हमें उल्टा वो मुझे अकाउंट ओपनिंग के वक्त उन्होंने इतनी बड़ी बुकलेट दी, मैं बेचारों पे अफसोस करा यार, इस पे तुमने प्रिंट पे इतने पैसे लगा दिए जितने तुम जिंदगी में नहीं कमा पाओगे मुझसे। सही है, अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है बेचारों के कि वो रिकवर कर सके, तो वो भी अफसोस। क्या होता ही नहीं है ना आजकल, कहाँ होते हैं सर्विस चार्जेस, अब खत्म हो गए ना, ट्रांसफर पे चार्जेस लगते हैं, और मैसेजेस मैंने डीएक्टिवेट करवाया हुआ है, मैं कहता हूँ मुझे मैसेज चाहिए ही नहीं। ठीक है, चेकबुक उन्होंने पहली दफा दी थी, पहली दफा उन्होंने चेकबुक दी थी वो फ्री थी, उसके पैसे भी नहीं लिए। ठीक है, फिर एटीएम कार्ड मैंने लिया हुआ है, बस उसके पैसे जाते हैं, वो भी साल के कोई मेरे ख्याल से 3,500 रुपए हैं, बस वो पैसे लेते हैं मुझसे। क्या चीज़? हाँ वो एटीएम, मसला ये है कि अगर एटीएम कार्ड डीएक्टिवेट करा दूंगा तो फिर मुझे चेक के थ्रू पैसे निकलवाने पड़ेंगे। सही है, और चेक बुक के अंदर जो फ्री वाली है उसमें सिर्फ 25 पेजेस होते हैं, अगली के लिए आपको खरीदना पड़ेगा, तो मुझे ये ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कार्ड भी सबसे सस्ता वाला रखा हुआ है। सही है, और अगर ज़्यादा, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मेरे कार्ड की लिमिट फॉर सपोज 25,000 रुपये, अगर मुझे 26 निकलवाने हैं तो मैं क्या करूँगा? 25 अपने से निकलवाऊंगा, 1,000 सर्राफे को ट्रांसफर करूँगा, उनके कार्ड से निकलवा लूंगा। और बताओ कौन सा? 11:15 बजे एटीएम पे खड़ा हो जाऊंगा जाके, 25 निकलवाऊंगा, 12 बजे दूसरा निकलवा लूंगा। और बताओ, तो बताने का मकसद ये है कि तरीका है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, अनऑथराइज्ड कॉपीइंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्राइवेसी पायरेसी? आप सब ने बचपन में कंप्यूटर पे गेम्स खेले हैं, लड़कों ने तो खेले होंगे, आप लोगों ने खेले हैं कंप्यूटर पे गेम्स? कौन कौन से खेले? एक एक करके बताएं। केक बनाओ जो ऑनलाइन आता है, डाउनलोड करके सीडी से इंस्टॉल करके खेला है कभी कोई गेम? GTA सैन एंड्रेस खेला है? वाह, ये अपने लीग की बंदी। हाँ, कौन सा खेला है? कौन सा GTA खेला है? बस सैन एंड्रेस, और उसके बाद नहीं खेला? GTA 5 नहीं खेला? 6 वो लीग से बाहर है ना, उसके लिए तो PS5 चाहिए ना शायद, है आपके पास? यही तो मसला है, PS5 चाहिए उसकी। जी GTA सीडी से इंस्टॉल करके नहीं खेला? काउंटर स्ट्राइक है, ये देखो ये लड़के, फास्ट एंड फ्यूरियस, CS गो सर, अब ये इतने सारे गेम्स के इन्होंने जो नाम लिए, आप लोग लीग से बाहर हैं। सही है, तो अब ये सारे वाई सिटी कंप्लीट किया है किसी ने? वाई सिटी कंप्लीट किया? नहीं हुए थे कंप्लीट? यार वो तो असल खुशी थी, वाई सिटी कंप्लीट करने के बाद डियाज के घर पे कब्जा करना। वो जो फीलिंग है ना, आप लोग उस चीज से महरूम रह गए, अब नहीं आ सकती वो फीलिंग। वो फीलिंग नहीं आएगी जब उस टाइम पर आपको 25-30 मिशन करने के बाद वो जो एक बंगला होता था पूरे हाईवे पर बना हुआ डियाज का, उसके ऊपर जो कब्जा करने का मजा होता था ना। IGI भी खेला, उसमें भी जो मिशंस कंप्लीट करने के बाद जो खुशी होती थी ना,
मतलब रात बंदा लगा देता था उसको कंप्लीट करने के लिए। तो बताने का मकसद, अब ये पूरी कहानी हमने इमेजिन की, आप लोग नहीं इमेजिन कर पाएंगे, ये छोड़ दें, करनी भी नहीं है, इनको देख लीजिएगा बाहर जाकर, सही है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लड़कों में कोई होता तो इनकी जिम्मेदारी लगा। बताने का मकसद क्या है, ये जो सीडीज आती थी ना सारी गेम्स की, वाइस सिटी हो गया, सैन एंड्रियास हो गया, हम में से किसी ने भी, मेरे नहीं ख्याल कि इनकी ओरिजिनल सीडीज खरीदी होंगी, हम सब ने पायरेटेड जो यहाँ से मिलती थी वो खरीद के, सही है, हमने ओरिजिनल गेम नहीं खेला किसी ने भी। मतलब GTA 6 जो अब आया है ना, वो सीडी में आया ही नहीं है। GTA 5 भी लास्ट टाइम जो आया था वो मेरे ख्याल से 10 पार्ट्स में आया था, 10-11 पार्ट्स थे उसके भी DVDs के। अब तो क्योंकि IT इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि ये सारे गेम्स जो हैं वो CD की फॉर्म में आते ही नहीं है, ना CD ना DVD। ये क्या होते हैं, आपको एक ऐप के ऊपर एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं और आप वहाँ पर जाकर अकाउंट बना हुआ है, खेलने गेम। पहले क्या होता था, GTA वाई सिटी की एक CD आती थी, कोई 30 रुपए की खरीदी थी, मुझे भी याद पड़ता है, जब 30-40 रुपए की, सही है, जब मैंने खरीदी थी 30-40 रुपए की CD थी वो। तो अब 30-40 रुपए में हमें उस वक्त नहीं पता था, बाद में पता चला कि इसके अंदर जो गेम है वो पायरेटेड होता है। मतलब कि GTA वाई सिटी की ओरिजिनल CD तो पता नहीं कितनी महंगी है, लेकिन उसमें क्या करते हैं लोग, उसको कॉपी करते हैं और उस CD के अंदर डालकर बेच देते हैं। तो ये चीज़ वैसे एथिकली और वाई सिटी की तरफ से अलाउ नहीं है, लेकिन वाई सिटी को इससे बहुत फ़ायदा होता है, तो इसीलिए वो इस चीज़ पर पाबंदी नहीं लगाते, क्योंकि उनको फ्री की मार्केटिंग मिल जाती है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, क्या कहते हैं। आज के दौर में भी जो अक्सर जगहों पर आप देखेंगे लैपटॉप्स के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल होती हैं, ये नॉर्मली क्या होती हैं, परचेज नहीं होती लोगों के पास, क्या होती हैं, ये पायरेटेड होती हैं, क्योंकि ओरिजिनल मेरे ख्याल से कोई 10-12 हज़ार की आती है आपके पास। 11 40,000। मुझे लास्ट जो कॉस्ट याद है किसी ने खरीदी थी वो 10-12 हज़ार की सीधी थी ओरिजिनल। 16,000 की भी मुख्तलिफ है, डिपेंड करता है आप कौन सी खरीद रहे हैं। साइबर टेररिज्म, व्हाट इज साइबर टेररिज्म, द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू टारगेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल पर्पसेस। रिसेंट में ईरान और इसराइल का मसला चल रहा था, तो आपने शायद खबरों में सुना हो, इसराइल ने ईरान को टारगेट दिया है कि हम आपकी इस वाली पावर प्लांट को उड़ा देंगे। ये क्या है, साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म कि आपके हम एक मुल्क की जो की इंडस्ट्री है या एक की एरिया है उसको उड़ा देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला हम रेजिडेंस पे हमला करेंगे, उन्होंने बोला आपके मुल्क की रिफाइनरी उड़ा देंगे। बात समझ में, तो इस तरह की चीज़ें क्या है हमारे लिए, साइबर टेररिज्म। फिर फिशिंग अटैक, व्हाट इज फिशिंग अटैक, बहुत दफा सुना है हमने, फ्रॉडुलेंट ईमेल्स और मैसेजेस दैट ट्रिक यूजर्स इनटू रिवीलिंग पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फिशिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक ईमेल आती है या कोई मैसेज आता है और उसके अंदर ये लिखा होता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है। मैंने इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि लास्ट बैच के अंदर मेरे पास एक ईमेल आई हुई थी उस टाइम पर, शायद अभी भी पड़ी हुई हो, कि मेरे ही फर्म के जो CEO हैं उनकी तरफ से ईमेल आई थी कि उनका नाम लिखा हुआ था शोएब गाजी ने आपको ईमेल की, वो आपसे ये चीज़ें मांग रहे हैं, काइंडली थैंक यू रिगार्ड्स ऐसे करके पूरी। अब भेजने वाला बेचारा अनपढ़ था, उसने पढ़ा नहीं था, इंग्लिश भी नहीं पढ़ी थी सही से, तो पहले तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, दूसरा उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि शोएब गाजी अगर ईमेल करेगा तो @gmail से क्यों करेगा, उनके पास तो अपनी यूसुफ आदिल की सिक्योर्ड ईमेल एड्रेस है, प्लस वो मुझे जीमेल पर क्यों करेंगे, मेरे ईमेल एड्रेस पे करेंगे। तो उसमें इस तरह के कुछ मसले थे जिससे मुझे पता चला कि ये झूठी ईमेल। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने उस ईमेल को कॉपी किया और IT वाले को ईमेल कर दी। उसने पूरे नेटवर्क के ऊपर ये बात फैला दी कि ऐसे ऐसे ईमेल्स हमारे यूजर्स को भेजी जा रही हैं, काइंडली आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। प्रिवेंटिव कंट्रोल, बात समझ में आ रही है। हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील डेटा और डिस्टर्ब ऑपरेशन। और एक आपके पास तरीका है हैकिंग, जिसमें आप एक कंप्यूटर सिस्टम का, एक डिवाइस का, एक ऐप का, एक किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी वेबसाइट का अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लेंगे और फिर आप उसको मिसयूज आसानी से कर सकते हैं। ये सब आपके पास किस चीज की वैरायटी है, साइबर क्राइम की। रिसेंट में इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, शायद आप लोगों ने देखी हो, अभी एक मूवी भी चल रही है उसके ऊपर, मुझे नाम नहीं याद, क्लिप्स आ रही। हाँ वो मेरे ख्याल से वही, वो नाटक कर रहा होता है, सर मेरे अब्बू की तबीयत खराब है, वही वाली है। फिर प्रीतम एंड पेड्रो, मुझे यही लग रहा है, यही नाम है उसका।
तो वो मूवी देखिएगा, उसमें बहुत तरह के साइबर अटैक्स किए गए, टाइम निकाल के थोड़ी सी देखिएगा, तो उसमें तरीका बताया कि वो किस किस। देख लिया है? माशाल्लाह। एमए का सवाल करने का तो नहीं था सर, कैसे करें, टाइम नहीं है, सीआर के सवाल फौरन रोने धोने शुरू हो जाते। सही बात है, मूवी देखने का टाइम है तुम्हारे पास। Denial of service and distributed denial of service attacks, overloading system with traffic, making them unavailable to legitimate users। एक तरीका आपके पास साइबर क्राइम का ये भी होता है कि मैं आपके फ़ोन को इस तरीके से हैक कर लूँ कि आप उसको इस्तेमाल ही ना कर सकें, और जब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो कौन इस्तेमाल करेगा? मैं इस्तेमाल करूँगा। बात समझ में आई? तरीके बता रहा हूँ कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैक करने लगे। जी, कौन सी क्लास है? 2:30 थी, कल कितने बजे शुरू हुई थी? 2:40 पे हुई थी? ऐसा तो नहीं करें, देखें क्या चीज़ सही में। थोड़ा सा लेट हो सकते हैं हम, थोड़ा सा लेट। मुझे किसी ने कहा था 3:30 बजे शुरू होती है, हम नहीं बोला बस 3:30। फिर अब ये रिमेनिंग लेक्चर कैसे लेंगे आप? या तो उसको थोड़ा सा ऑनलाइन कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ऑनलाइन। फिर तो 40 मिनट कहीं लिखे हुए थोड़ी हैं। एवरेज बदल देते हैं, आज 2 घंटे ही क्लास करते हैं, एवरेज बदल जाएगा। सोफिस्टिकेटेड अटैक्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर चले जाएगा, ठीक है? सोफिस्टिकेटेड अटैक, मेरी क्लास में भी आधा आधा घंटा लेट आते हैं ना, मैंने कुछ बोला नहीं? बोला ना? एक मैं भी बताता हूँ मैं कौन टाइम पे आए। कल आपकी सारी शिकायतें दूर कर दी मैंने। बहुत ज्यादा टाइम पे आते हैं हम लोग। अच्छा बाय द वे एक बात, अगर कभी बाहर खड़े हुआ करें और क्लास हो रही हुआ करे ना, तो देख लिया करें, मैं शायद इशारा कर दूं, अंदर आ जाया करें। गर्मी में खड़े हुए होते हैं बाहर आप दोनों, आप दोनों खास तौर, आप दोनों खास तौर पे, क्योंकि बाकी लोग तो क्लास में होते हैं, आप दोनों बाहर खड़े हुए होते हैं गर्मी में, तो अंदर आ जाया करें, भले बैठ जाया करें खामोशी से। अच्छा, सोफिस्टिकेटेड अटैक्स। More advanced cyber attacks involve organized methods to design evade detection and cause significant harm. Some sophisticated attacks include, किस तरह के अटैक्स हैं, नाम पढ़िएगा जरा अटैक्स के आप। सलामी अटैक, stealing small amounts of resources over time to avoid detection। ये वो सलामी है वो जो शादियों में नहीं मिलती, ये वो वाली सलामी, थोड़े थोड़े करके आपके अकाउंट। एग्जाम्पल याद है मैंने दी थी एक, कि वो बैंक में लड़का काम करता था, उसने पैसे निकाल लिए थे और किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे? बहन के अकाउंट में, बहन को फंसा दिया था। ठीक है, स्टीलिंग स्मॉल, तो अगर कभी आप लोगों का भाई आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे भेज रहा हो तो ज्यादा खुश मत होइएगा, ठीक है? डरिएगा, बल्कि ऑडिटर्स हैं आप लोग, सवाल कीजिए ये कहाँ से आ रहे थे पैसे, पता चलेगा फंसेंगे आप लोग। सलामी अटैक, अब सलामी अटैक में क्या होगा कि एक बंदा आएगा, आपके रिसोर्सेज का एक्सेस गेन करेगा, लेकिन वो कभी भी आपके अकाउंट से एक साथ बड़ी रकम चोरी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर बड़ी रकम उसने चोरी करी तो पकड़ा जाए। वो क्या करेगा, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, जो कि आप नोटिस भी नहीं करते, वो चोरी हो जाएंगे। एग्जाम्पल दी थी मैंने इसकी, आप तो लीग से बाहर है ना, मैं क्या करूं। नहीं, आप सुन रही थी तो मैं बता रहा, आप याद करने की कोशिश कर रही थी, मैं बता रहा था, नहीं जहन पे जोर डालें, आपको नहीं याद आएगी वो बात, क्योंकि ना आपने वो लेक्चर देखा है ना आप क्लास में थी, बाकी सबको याद है। ठीक है, डेटा डेडलिंग अब आएंगी नहीं आप इसके बाद, अब तो सर नजर भी नहीं आऊंगी मैं। ऑल्टरिंग डेटा बिफोर, नहीं आएंगी, मैं बता रहा हूँ। ऑल्टरिंग डेटा बिफोर इट इज प्रोसेस, शर्त लगाएं मिसाइल, शर्त। ये क्या है, ये तो अपनी बद्दुआ दे रहे हैं। ऑल्टरिंग डेटा बिफोर इट इज प्रोसेस्ड लीडिंग टू इरोनियस आउटपुट्स और डिसीजन मेकिंग। डेटा डिल्डिंग का मकसद क्या है? अब देखें यहाँ पर ये जो कुछ नाम है ना, ये इतने मतलब इजी नेम नहीं है कि आपको याद हो सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको लिंक करना पड़ेगा। जैसे कि सलामी अटैक है, अब इसको आप थोड़ा सा लिंक कर लें कि इसमें आप छोटे छोटे पैसे चुरा रहे होंगे। डेटा डिल्डिंग के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम लोग अपने आउटकम को खराब कर देंगे। क्या कर देंगे? आउटकम को खराब कर देंगे। किसके? वो जो सॉफ्टवेयर है। लेट से एक बंदा है, वो बंदा उस सॉफ्टवेयर का मकसद है कि वो सेल्स रिकॉर्ड करता है। मैंने जाकर उसके सिस्टम को हैक किया और उसमें क्या किया कि सेल्स ही सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही, तो अल्टीमेटली मैंने उसका आउटपुट ही क्या कर दिया, खराब कर दिया।
email spoofing, manipulating the email sender's address to deceive recipients into believing a message is from a trusted source, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया आपको. Logic bombs, malicious code triggered by specific events such as system update or specific user action. यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक सिस्टम अपडेट दिखाई जाएगी या कोई स्पेसिफिक एक्शन करवाया जाएगा और उसकी वजह से आपकी डिवाइस का एक्सेस खराब हो सकता है, अनऑथराइज बंदा आपकी डिवाइस को एक्सेस कर सकता है. इन सारी बातों में अगर आपने नोटिस किया हो, हमने कहीं पर ये बात नहीं करी कि बिजली चली जाएगी, कोई इन्वायरमेंटल रिस्क आ जाएगा. मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आपके सिस्टम में कोई और मसला आ जाएगा. यहाँ पर मसला सिर्फ और सिर्फ कोई अटैक करेगा, कोई हैक करेगा, इसकी वजह से आएगा. और वो अटैक कैसे कैसे कर सकता है, यहाँ पर वो तरीके बताए गए हैं. तो आप सोच सकते हैं, आप आगे आपको क्या बताएगा, वो आगे आपको बताएगा कि इनसे बचने के लिए या तो प्रिवेंटिव या डिटेक्टिव या करेक्टिव कंट्रोल. अब यहाँ पर वो आपको अलग से क्लासिफाई नहीं करके देगा, लेकिन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रिवेंटिव है, कौन सा डिटेक्टिव है और कौन सा करेक्टिव है. इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स. साइबर थ्रेट्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस. ये दोनों तरफ से आ सकते हैं. अच्छा मुझे बताएं, इंटरनल से कैसे आएंगे, इंटरनल से कैसे आएंगे? जैसे कि बिल्कुल सर, मेरे पास फर्म का लैपटॉप है, मैं उस फर्म का पार्ट हूं, तो मेरे पास एक एक्सेस है कि मैं उनको उनका डेटा निकाल के बेच दूं, उनको अनऑथराइज एक्सेस प्रोवाइड कर दूं. दूसरी चीज़, बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं कि अपने सप्लायर को अपने एक सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड करती हैं. सप्लायर को एक्सेस, लॉजिक क्रिएट नहीं हो पा रही सर. सप्लायर को एक्सेस प्रोवाइड करना सर क्यों करती हैं? सप्लायर को एक्सेस इस वजह से प्रोवाइड करती हैं ताकि सप्लायर उसके ऊपर इन्वॉइसिंग कर दे. क्या कर दे? इन्वॉइसिंग कर दे. हम उसके ऊपर इन्वॉइस अपलोड करेंगे, वो उसके थ्रू क्लेम वगैरह करके सारी चीज़ें कर लेगा. अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि बार बार हमें इन्वॉइसेस का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर हमारे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, अक्सर जगहों पर ऐसा होता है कि कंपनी के सिर्फ कस्टमर्स 1000 नहीं होते, बल्कि उनके सप्लायर 1000 हैं. अब ज़रा सोचें, 1000 कस्टमर्स को तो मैं इन्वॉइस भेज रहा हूँ ईमेल पर या ऑनलाइन, लेकिन 1000 सप्लायर्स से मैं फिजिकली इन्वॉइसेस कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है. इस सिचुएशन में कंपनीज क्या करती हैं, अपने सप्लायर को एक अदद वो प्रोवाइड कर देती हैं एक्सेस कि तुम क्या करना, इस आईडी पर जाना, अपनी इन्वॉइस, क्योंकि सप्लायर इन्वॉइस भेजेगा पेमेंट के लिए, इस पर अपलोड करना, टैक्स वैक्स सब इसके ऊपर कर देना, और फिर हम आपको नेट पेमेंट कर देंगे. तो अब सवाल उठता है कि सप्लायर भी आपके लिए सूरत में इनसाइडर थ्रेट बन सकता है. एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर्स विथ ऑथराइज्ड एक्सेस में इंटेंशनली और unintentionally compromise system security. Malicious insiders may leak sensitive data for financial gain, while unintentional insiders may cause harm due to negligence or lack of training. External threats में क्या होगा? अब देखो, इंटरनल में भी ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझ के करे. हो सकता है कि उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग ना और गलती से वो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए. कोई बंदा डर के भी कर सकता है ये वाला काम, उसको नॉलेज नहीं है और उसने डर के मारे जवाब दे दिया. मैंने एग्जाम्पल दी, जैसे मेरे पास ईमेल आई, तो खैर मेरे पास जब ईमेल आई मैं तो मजाक उड़ा रहा था, हम तो मजाक उड़ा रहे थे उस ईमेल का, लेकिन शायद अगर किसी पर्सन को नॉलेज नहीं होती तो वो उसका जवाब दे देता. वो कहता अरे सीईओ की ईमेल, डर जाता फ़ौरन से, और वो जल्दी जल्दी चीज़ें निकाल कर भेज देता. बात समझ में? एक्सटर्नल थ्रेट्स. एक्सटर्नल थ्रेट्स का मतलब क्या है? कोई एक्सटर्नल हैकर रेंजिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट साइबर क्रिमिनल्स टू स्टेट इन स्पॉन्सर्ड अटैकर्स यूज टूल्स सच एज malware, phishing and advanced persistent threats to infiltrate networks. What is mean by state sponsored? State sponsored. सही सही कह रहे हो. मुल्क की सरपरस्ती में अगर एक हैकर को स्पॉन्सर किया जाए, मतलब एक कंट्री एक हैकर को स्पॉन्सर करे, कुछ हैक करवाए, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है. इंडिया एफबीआई का सिस्टम हैक कर चुका है पाकिस्तान का, पता है आपको? पाकिस्तान का जो एफबीआर का पोर्टल है जिस पर आप सबकी टैक्स डिटेल्स मौजूद हैं, इंडिया एक बार उसे हैक कर चुका है. इंडिया हैक कर चुका है. आईटी सिस्टम है ना उनके, वो आईटी के अंदर वैसे ही माशाल्लाह से आगे हैं. हम लोग सिर्फ आईटी डेटा सिस्टम, हम इतने बुरे मुंह के साथ पढ़ रहे हैं, हम क्या आईटी में तरक्की करेंगे? वो हर चीज़ में, लेकिन आईटी में लीडिंग पर है. वो आईटी सर्विसेज में सबसे आगे इंडिया है फिलहाल.
और नेगेटिविटी में आप पॉजिटिव क्यों नहीं देखें थोड़ा सा? अच्छा अच्छा, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव सब सोच रहे, पॉजिटिव कम लोग सोच रहे। हम किस चीज में आगे? छुट्टी मांगने में। चली जाए भाई आप, इस तरह देखनी आप मुझे जैसे मैं पता नहीं कत्ल का मुलजिम हूँ। 15 मिनट जाया करा दिया आपने। इस 15 मिनट के अंदर मैं पता नहीं कंसोलिडेशन शुरू हो गई होगी। चली जाए भाई, इतनी खुशी है मेरी क्लास से जाने की। आप जाएं जाएं, जब खत्म हो जाएगा तब याद आएगा। प्लीज, नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा, हो गई क्लास खत्म, चली जाएं। जी हम किस चीज़ में आगे मिस? बाकी लोग नहीं जाएं, ये चले जाएं जो सीआर वाले हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी।